हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तो इंग्लिश पेडागोजी का ये एक सीरीज़ चल रहा है। ये आपके जो सीटेट एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सीरीज़। इसमें कम से कम हम 100 से 150 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक आपको कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो मे भी आपने इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको इस पूरे सेशन को, इस पूरे सीरीज़ को रिवीजन के रूप में लेना है कि ये आपकी ये रिवीजन क्लास है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आज 2 हम देखेंगे। इससे पहले एक और सेशन आ चुका है, एक और मैंने पढ़ाया है प्रैक्टिस सेशन 1, उसको आप देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और भी मैंने 1-2 क्लासेस अच्छे लाए थे, जिसमें आपको मैराथन क्लास थी इंग्लिश पेडागोजी की, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आपको मेनली किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ लेंगे, है ना। तो इंग्लिश पेडागोजी में आप ये टारगेट रखिए कि 15 आउट ऑफ 50 आपका आ जाए। तो अगर आपका टारगेट हाई रहेगा, अगर आप की सोच हाई रहेगी, तो आप 13 या 14 ज़रूर इंग्लिश पेडागोजी में लेकर आओगे, है ना। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगी ये पूरी सीरीज़। तो आप बने रहिएगा। अब आपकी क्लासेस डेली आएगी। 1-2 दिन क्लासेस इधर नहीं आई थी, कुछ रीज़न के, पर्सनल रीज़न के कारण, लेकिन अब आपको डेली इंग्लिश पेडागोजी की क्लास देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैं काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज सोशल साइंस की देखने को मिलेगी। तो अभी हमारे पास टाइम जो है वो लगभग 20 दिन का टाइम है। तो अभी हमें जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है या प्रैक्टिस करना है, उस पर आपको ध्यान देना होगा, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे वो सोशल साइंस हो। तो सोशल साइंस के जैसे ही इंग्लिश पेडागोजी की ये सेशन खत्म होंगे, सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहले क्वेश्चन को। व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग? ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब क्या है होता है आपको बताना है, ठीक है। ट्रांसलिंग्वल का मतलब होता है कि जैसे मतलब मोर देन 2 लैंग्वेज का जिसके पास नॉलेज हो, जो जानता हो, है ना। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इट रेफर टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये ट्रांसलैंग्वेज उसको बोलते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज ओवर ए पीरियड, समय के साथ लैंग्वेज में जो परिवर्तन होता है उसको ट्रांसलैंग्वेज कहते हैं। दूसरा देखिए, इट इज़ अ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज ए रिसोर्स इन अ क्लासरूम। ये पेडागोजिकल प्रोसेस है, क्लासरूम में आप मोर देन वन लैंग्वेज का एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ये होगा। इट इज़ ए लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी ऑन हाउ मेनी लैंग्वेज आर टू टॉट इन ए क्लास। और चौथा है, इट रेफर टू मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यही होता है ट्रांसलिंग्वलिंग, कि आप मूव करते हो क्लास में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। कभी आप हिंदी में बात कर रहे हो, कभी इंग्लिश में बात कर रहे हो। तो मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलिंग्वल। देखिए क्लास में हिंदी और इंग्लिश बेसिकली सारे बच्चे जानते हैं, तो आपने टीचर को भी देखा होगा कभी इंग्लिश का यूज़ करते हुए, कभी हिंदी का यूज़ करते हुए। तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो सकता है ट्रांस लैंग्वेजिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसलिंग्वल का मतलब ही होता है कि मोर देन वन लैंग्वेज का यूज करना, या मोर देन वन लैंग्वेज आपको आता हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज नोन एज। डिक्लेरेटिव नॉलेज में हम क्या देखते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रोडक्टिव नॉलेज के बारे में मैंने बताया था, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के बारे में बताया था, है ना। तो प्रोसीड्यूरल नॉलेज का क्या होता है कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज में होता है हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, है ना। उसमें हम देखते हैं हाउ टू नोइंग हाउ टू डू द ग्रामेटिकल आइटम, ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज के बारे में बताना हो तो आपको क्या देखना है, नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, है ना। आपको ग्रामेटिकल आइटम के बारे में पता है, नॉलेज है, तो वो होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज, है ना। लेकिन अगर यही प्रोसीड्यूरल दे देता तो ऑप्शन आपका चेंज हो जाता, हाउ टू डू, क्या कर सकते हो आप ग्रामेटिकल आइटम के साथ, क्या आप उसके साथ फेर बदल कर सकते हो, ये होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। याद रखिएगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज। ये आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज हो जाएगा।
और वो आपका फर्स्ट नंबर के नो, आपको ग्रामेटिकल आइटम के बारे में पता है, आपको पता है नाउन क्या होता है, आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर ऑफ क्लास 6 बाउट आइटम लाइक स्पून, plate, utensil, boxes and pen to her classroom to teach vocabulary from there, writing a description of object in a kitchen. What are those object known as language teaching? देखिए, एक टीचर है क्लास 6 की, वो क्या कर रही है, क्लासरूम में स्पून लेकर आई है, चम्मच लेकर आई है, प्लेट लेकर आई है ना, यूटेंसिल लेकर आई है, बॉक्सेस लेकर आई है, पेन लेके आई है क्लासरूम में, और वो वोकैबुलरी पढ़ा रही हैं। और वोकैबुलरी किससे रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है। तो जब हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को, रियल लाइफ मटेरियल को, है ना, वास्तविक चीज़ को जब हम क्लासरूम में लेकर आते हैं और उसके थ्रू बच्चों को समझाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रियलिया। ये मैंने पढ़ाया आपको, है ना। जब जिसने मैराथन की क्लास नहीं देखी है, कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है, वो आप देखिएगा, 2 से ढाई घंटे की क्लास है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर आपको। और रियल लाइफ टास्क नहीं है ये, है ना, ये रियल लाइफ टीचिंग मटेरियल नहीं है। इसको जब हम रियल आइटम को क्लासरूम में लेकर आते हैं, उसको हम बोलते हैं रियलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडवोकेट ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज एज इसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पर एक आपको कीवर्ड पकड़ना है जहाँ ओरल ड्रिल की बात हो जाए, है ना, और मास्टरी ऑफ फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज। तो जहाँ पे ओरल ड्रिल की बात होती है, तो वहाँ पे ऑडियो का मतलब ही होता है ओरल, है ना, या ऑरल। तो यहाँ पे ऑडियो लिंग्विलिज्म मेथड का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे बच्चों को ऑडियो के थ्रू सुनाया जाता है और बच्चे उसको सुन के सीखते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में कोई भी राइम्स पढ़ा रहे हो या कोई भी कविता क्लास में पढ़ा रहे हो, तो आपको उस कविता के साथ साथ जो जो वर्ड आते हैं, है ना, जो जो शब्द आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन करना होता है ना। एक्शन बेस्ड होता है बेसिकली। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एक्शन बेस्ड होता है। जैसे आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहाँ देखने को मिलेगा, छोटे बच्चे की क्लास होती है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक मोस्ट कॉमन सा एग्जाम्पल है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था सीटेट में, कि जैसे क्लासरूम में क्या बोलती है टीचर, हेड सोल्जर नीज एंड टोज, हेड सोल्जर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। इस तरह का जब क्लासरूम में राइम्स पढ़ाती है टीचर, तो क्या करती है, अगर हेड बोल रही है तो वो हेड को टच करेगी, अगर वो सोल्जर बोल रही है, सोल्जर बोल रही है तो शोल्डर को, नीज एंड टोज सबका टच करके बच्चों को एक्शन के थ्रू समझाती है। दैट इज कॉल्ड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे ऑडियो लिंग्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओरल ड्रिल की बात हो रही है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आपको रियल लाइफ के थ्रू आप पढ़ाते हो। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में अगर आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हो, तो इंग्लिश को पढ़ा के आप ट्रांसलेट करोगे हिंदी में और बच्चों को समझाओगे, है ना। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पर ट्रांसलेट करके पढ़ाओगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने मेथड बता दिया, वैसे मैं मेथड का एक सेपरेट वीडियो ला दूंगी आपके लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप। Here is a question. Read and find out which topology of a question is belong to. Having the read the story of a little girl, you feel moved by her suffering and courage to face the trouble. You would write a letter to little girl appreciating her. Write the letter in about 120 word. यहाँ पे क्या है, इसको आपको बताना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे बोला गया कि एक लिटिल गर्ल की स्टोरी आपको बताई गई, सुनाई गई, जिसमें उसने किस तरह से प्रॉब्लम को फेस किया उस लड़की ने, और किस तरह से उसने अपनी बहादुरी को दिखाते हुए उसने मुसीबत को फेस किया, ये स्टोरी आपको बताई गई। अब इस स्टोरी के बेस्ड पे आप अपने शब्दों में उस लिटिल गर्ल के एप्रिसिएशन में, उस लड़की के तारीफ में, सराहना में एक लेटर लिखोगे। तो ये स्टोरी आपको बताएगी। तो उसके बाद क्या करोगे, आप उस लड़की के बारे में सोचोगे, उस लड़की से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट लिखोगे कि ये बहुत ब्रेव थी, इसने बहुत अच्छे से सामना किया मुसीबतों का। तो इस तरह से पॉइंट आउट करोगे कि क्या क्या उसके बारे में आप लिख सकते हो, है ना, उसकी ब्रेवरी को लेके, है ना, उसके एप्रिसिएशन में आप क्या क्या लिख सकते हो 120 वर्ड में। तो पहले आपने उस स्टोरी को सुनी, फिर अपने इमेजिनेशन पावर के थ्रू, अपने
सोच अपने फीलिंग के थ्रू उसके लिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए और लिखे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन को अपना इमेजिनेशन पावर को यहाँ लगा रहे हो, अपनी फीलिंग को लगा रहे हो। आपकी फीलिंग भी तो वहाँ पे आएगी ना कि भाई वो बहुत ही ब्रेव गर्ल थी। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पोलरेटिव क्वेश्चन। जहाँ पे आपका इमेजिनेशन, जहाँ पे आपकी फीलिंग काम करे, वो होती है एक्स्ट्रा पोलरेटिव क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑफ ए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए कितने बार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मैंने पढ़ाया है, आप जरूर जाके देखिएगा किस तरह से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज के थ्रू, अब स्टेट लैंग्वेज मान लीजिए बच्चा हिंदी भाषी है और हिंदी जानता है और उसकी स्टेट जिस स्टेट में रहता है उसकी मराठी है, तो हिंदी से मराठी में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ दिक्कत आएगी, ये तो गलत हो गया। ऑल चिल्ड्रन बिगिनिंग देयर स्कूलिंग इन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एंड मूव टू ऐड एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेज, यानी यहाँ पे सबको बोल दिया गया है कि आपको हिंदी में स्टार्ट करना है। तो मराठी भाषा बोलने वाला, तमिल भाषा बोलने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जिसको हिंदी नहीं आती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑल चिल्ड्रन बिगिनिंग देयर स्कूलिंग इन मदर टंग। अब यहाँ पे मदर टंग की बात आ गई, तो मदर टंग की बात आ गई तो किसी की मदर टंग मराठी है ना, किसी की मदर टंग तमिल है, किसी की मदर टंग भोजपुरी है, किसी की मदर टंग हिंदी है, किसी की मदर टंग इंग्लिश है। तो यहाँ बच्चा जब अपने मदर टंग से अपनी स्कूलिंग, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा तो ये बहुत कंफर्टेबल फील करेगा, बहुत अच्छा फील करेगा, तो ये तो सही है। एंड मूव टू ऐड एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेज बाय द टाइम बाय दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। और जब वो हाई स्कूल कंप्लीट करेगा तो 2 और लैंग्वेज को उसको क्या करना है, ऐड करना है, वो जिसमें कंफर्टेबल हो 2 अदर लैंग्वेज। लेकिन तीनों लैंग्वेज जो यहाँ पे होना चाहिए, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो या लैंग्वेज 3 हो, तीनों आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज 1 में संस्कृत ले लिया है तो लैंग्वेज 2 भी आप संस्कृत ही रख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को क्या कर रहा है, बता रहा है, स्ट्रेंथन दे रहा है। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन बिगिनिंग देयर स्कूलिंग इन मीडियम इंग्लिश और होम लैंग्वेज, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन ए लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या नहीं बता रहा है। नॉट ट्रू देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या सही नहीं है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर लैंग्वेज एजुकेशन। Study of mother tongue and home language under 3 language formula. Study of Indian language under, अब ये तो बोलता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आपको मदर टंग और होम लैंग्वेज को रखना है, ये तो सही है। हमें क्या देखना है, कौन सा गलत है, जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर द 3, हाँ बिल्कुल से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की हम बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की वकालत कौन करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020 उसकी वकालत करता है। स्टडी ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज अंडर द 3 लैंग्वेज, ये भी सही है कि आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज की बात नहीं किया जाता है 3 लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, है ना। क्लासिकल लैंग्वेज एडिशनल लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्लासिकल लैंग्वेज नहीं आता है, और यही रॉन्ग हुआ। जो रॉन्ग है, नॉट ट्रू पूछा था, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, learner in a class of a social science try to capture the main idea of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill known as? देखिए सोशल साइंस का क्लासरूम में जो लर्नर है वो मेन आइडिया को क्या कर रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। जो लेक्चर दिया जा रहा है उसके मेन आइडिया को कैप्चर कर रहा है, और मेक पॉइंट ऑफ द लेक्चर, पॉइंट्स लेक्चर से रिलेटेड पॉइंट को वो बना रहा है। यानी वहाँ यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सुन रहा है, सुनने के बाद वो एक तो वो बहुत एक्टिव है ना, एक्टिव है क्योंकि लेक्चर को सुन रहा है, लेक्चर को सुन के वो क्या कर रहा है, नोट टेकिंग कर रहा है, लिख रहा है ना। मेक पॉइंट ऑफ ए लेक्चर, जो जो पॉइंट है उसका लेक्चर वो
बना रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉग्निटिव रूप से ये बच्चा क्या है, एक्टिव है, तो इसको कॉग्निटिव स्किल कहेंगे, है ना, कॉग्निटिव स्किल कहेंगे। लिसनिंग स्किल भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मेन क्या है, ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर और मेक ए पॉइंट ऑफ लेक्चर। व्हाट स्किल, देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल भी हो सकता है और लिसनिंग स्किल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन यहाँ पे सीटेट ने क्या ऑफिशियल बताया है। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल होना चाहिए। कैसे, देखिए पहले वो सुन रहा है और सुनने के बाद वो लिख भी रहा है, तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल भी यहाँ पे इसकी हो रही है और राइटिंग स्किल भी हो रही है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव रूप से, है ना, यहाँ पे संज्ञानात्मक रूप से ये एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल होनी चाहिए। और नहीं, और आप क्या कर सकते हो कि आप इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट पार्ट को पढ़े तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल होगी, लेकिन सेकंड पार्ट में यहाँ पे राइटिंग स्किल की भी बात हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज, यानी यहाँ पे प्रोसेस स्किल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोसेस स्किल मैंने बताया था, राइटिंग की 2 स्किल होती है, एक प्रोसेस स्किल होती है और एक होती है प्रोडक्ट एक प्रोसेस अप्रोच होती है और एक प्रोडक्ट अप्रोच होती है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसमें कौन कौन से लाइन आपको मैंने बताया है, तो आप देख लेना किस तरह से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम पहले देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रोसेस स्किल को बता रहा है। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग तो सबसे पहले आता है, इस सब में है, ठीक है। उसके बाद जॉटिंग डाउन पॉइंट, मेक एन आउटलाइन होना चाहिए, है ना, ब्लूप्रिंट तैयार करता है आदमी, ये तो होगा नहीं, यानी ये सब कट गया। दूसरे में जॉटिंग डाउन पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद ड्राफ्टिंग करते हो, तब आके आप क्या करते हो, जॉटिंग डाउन द पॉइंट, फिर एडिटिंग करते हो, प्रूफ रीडिंग, फिर फाइनलाइजिंग करते हो, देन आप पब्लिश करते हो, है ना। तो ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। This refer to the proficiency in academic language or language needed for the various content area। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल किस लिए होता है, डे टू डे आप कन्वर्सेशन जो करते हो, डे टू डे आप बातें करते हो, उसको लेके होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और बताई थी, जब एकेडमिक लैंग्वेज का आप यूज़ करते हो, जब प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसको CALPA के नाम से जानते हैं, और ये BICS। तो इसका मैंने बोला भी था कि आप इसका क्या कर लेना, याद कर लेना कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे एकेडमिक लैंग्वेज से रिलेटेड होगा तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसको हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलम इन एन स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th is able to speak 4 language, Kannada, Marathi, Hindi and English. He use all the 4 language freely when he speak to his parent at home, and in school he use Hindi, Kannada and Marathi as these are the language known to his friend and teacher. What is this practice known as? यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एलम नाम का एक बच्चा है, क्लास 7th में पढ़ता है, उसको 4 लैंग्वेज आती है ना, 4 लैंग्वेज आती है, कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 4 लैंग्वेज आती है। ही यूज ऑल 4 लैंग्वेज फ्रीली व्हेन ही स्पीक, इसको बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत फ्रीली ये यूज़ करता है चारों लैंग्वेज को। तो ही यूज ऑल 4 लैंग्वेज, अपने पेरेंट्स से बात करता है तो ये चारों लैंग्वेज का यूज़ करके बात कर सकता है अपने घर में पेरेंट्स है, लेकिन स्कूल में ये 3 लैंग्वेज का ही यूज़ करता है ना, हिंदी, कन्नड़ एंड इंग्लिश का, क्योंकि इसके टीचर और फ्रेंड ये तीनों लैंग्वेज जानते हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप क्या कहोगे, तो इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। ट्रांसलिंगुअल इन्वॉल्व पर्सन हु हैव लर्न टू स्पीक एंड मोर देन 1 लैंग्वेज। ट्रांसलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व पर्सन, वह पर्सन हु हैव लर्न टू स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज। ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको मोर देन 1 लैंग्वेज आ रहा है ना, वो बोल भी ले रहा है अच्छे से, घर में चारों लैंग्वेज को, 3 लैंग्वेज का यूज़ वो स्कूल में अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड के साथ कर रहा है। तो ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी है इसके में, है ना।
तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमसे। हियर इज अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट fear exposed to opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempt to promote among learner? यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन, जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसके विपरीत यहाँ पे कर रहा है वेयर द स्टूडेंट एक्सपोज टू अपोजिट perspective of the subject under the consideration to allow them further understand it। जो भी टॉपिक क्लास में जो भी सिचुएशन चल रहा है, मान लीजिए ये सिचुएशन है, इसके अपोजिट सिचुएशन को सोचने के लिए बच्चे को बोला जा रहा है, इससे अपोज, ताकि ये जो टॉपिक है, ये जो सिचुएशन है उसके इस जो बच्चा है उसको अच्छे से समझ ले। यानी क्या है कि किसी की चीज़ के फेवर में बात की जा रही है ना, मान लीजिए किसी की चीज़ के फेवर में बात की जा रही है और उसके एंटी बात करने के लिए क्यों बोला जाता है, ताकि इसको वो अच्छे से समझ पाए, है ना, इसको वो अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चल रहा है और दूसरा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में भी सोचने को बोला जा रहा है। तो किसी भी चीज़ के दो पहलू में हम समझेंगे, मान लो एक टॉपिक है, उसके दो पहलू में एक नेगेटिव पॉइंट को हम देखेंगे और पॉजिटिव पॉइंट को भी देखेंगे, तो क्या होगा, हम जिस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। सिंपली इस पूरे क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपोजिट perspective of the subject under the consideration to allow them further understand it। ये सोच के कहा जा रहा है कि वो अच्छे से इसको समझ पाए। तो ये होती है क्रिटिकल एनालिसिस, इसको हम क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। A teacher in class 8 read out a text of 5 sentences in English twice and ask her learner to listen to टेक्स्ट केयरफुली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रही है कि 5 सेंटेंस इंग्लिश में वो बोलती है 2 बार टीचर, और बच्चों को क्या बोल रही है, लिसन, सुनने के लिए बोल रही है बहुत अच्छे से, केयरफुली जो भी उसने बोला है उसको बोलिए कि अच्छे से सुनिए। एंड देन आस्क देम टू वर्क इन ए ग्रुप ऑफ 4 टू रिक्रिएट टेक्स्ट नियर टू वंस रीड आउट नॉट एग्जैक्टली द सेम। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज। बोल रही है टीचर ने 5 सेंटेंस बोले, 2 बार बोले और उसको बोला बच्चों को कि आप अच्छे से सुनिए और उसको लिखिए और ग्रुप बनाइए और उस सिचुएशन को, टेक्स्ट को रिक्रिएट कीजिए, है ना। नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत जो मैंने बताया एक्यूरेट वही लाइन आपको लिखनी है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक वहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, जो भी सेंटेंस टीचर ने 2 बार, 5 सेंटेंस जो 2 बार बोले उसके आपको पास पहुंचना है, आपको रिक्रिएट कीजिए, बच्चों को सुनने के लिए बोल रही। सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है आपको सिंपली बताना है, तो इतना कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे सीधे यहाँ पे लिसनिंग टास्क हो रही है कि टीचर यहाँ जानना चाहिए कि बच्चे कितना अटेंटिवली सुन रहे हैं टीचर की बात, है ना। मान लीजिए 1 या 2 लाइन बच्चे या 1 या 2 वर्ड ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, लेकिन सोचिए कि सोचने की कैपेबिलिटी अच्छी है उनकी। यहाँ पे लिसनिंग टास्क को वो चेक कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लर्निंग आउटकम अटेम्प्ट टू एनेबल लर्नर टू, यानी लर्निंग आउटकम अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर टू, यानी लर्निंग आउटकम यानी जो भी प्रोडक्ट है, जो लर्निंग से आउटकम मिलता है उसका मतलब क्या होता है, क्या निकलना चाहिए। तो अटेंड कॉम्पिटेंसी इन ए मेजरेबल आइटम, अटेंड मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ ऑल स्किल, अटेंड लैंग्वेज कॉम्पोनेंट इन ए मेजरेबल टर्म, अटेंड द ग्रामेटिकल नॉलेज इन अ मेजरेबल टर्म। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रामर से टॉपिक नहीं पूछी गई है। लर्निंग आउटकम का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, तो बच्चे को अटेंड द कॉम्पिटेंसी, यानी बच्चे को वो क्षमता आ जानी चाहिए, वो स्किल आनी चाहिए, वो एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए इन मेजरेबल आइटम। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे। कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। पूरी सीरीज में बने रहिएगा अगर आप इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लाना चाहते हो, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।